हो रहा है, ठीक है, ओके। हेलो, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप लोगों का डीएस के डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज मैं आप लोगों को स्टैक बताऊंगी, हालांकि पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, बट इन दैट लेक्चर देयर वाज इनकम्प्लीट। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ स्ट्रक्चर क्या है। तो आप कहोगे मैम स्ट्रक्चर जो है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या समझे थे हम लोग अपन की भाई जो है हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डेटा स्ट्रक्चर पर वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। अब सवाल उठता है ऑपरेशन कौन कौन सा होगा, तो आप कहोगे मैम हम लोग डाटा इंसर्ट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। इंसर्ट करने का मतलब होता है डालना, ठीक है। डेटा को डिलीट कर सकते हैं मतलब उसमें से हटाना, डेटा को सर्च कर सकते हैं, ये सब ऑपरेशन है आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, है कि नहीं। या डेटा को अपडेट कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं, आपने कोई डेटा डाल दिया फिर उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन आपका कहलाता है कि ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन है। तो स्टैक जो है डेटा स्ट्रक्चर, इसमें ये सारे ऑपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें सबको क्या करना पड़ता है बताओ, लीनियर ऑर्डर में आप इंटर करते हो डेटा को, ठीक ना। तो उसके लिए हमको अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था कि सपोज अगर स्टैक में कंटेनर आपका एरे है, तो स्टैक आपको क्या बताता है कि एक आइटम हम इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर ही हम दूसरा आइटम इंसर्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर हम दूसरा आइटम इंसर्ट करेंगे, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उसमें डाटा को आइटम को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। बाकी जो है ऐसा नहीं कर सकते कि एरे की तरह की जीरो इंडेक्स पर आइटम खाली है और हम फर्स्ट इंडेक्स पर आइटम डालेंगे, नेवर, वी कैन नॉट डू लाइक दैट। हम जब भी आइटम डालेंगे तो पहले जीरो इंडेक्स पर डालेंगे, फिर वन इंडेक्स पर डालेंगे, फिर टू पर डालेंगे, फिर थ्री पर डालेंगे, फिर फोर पर डालेंगे। तो ये लीनियर ऑर्डर में आप आइटम को डालते जाएंगे और इसी ऑर्डर की व्यवस्था को स्टैक नाम दिया गया है, ठीक है। और उसी तरीके से जब आप ऑपरेशन डिलीट करोगे तो क्या करोगे, सबसे ऊपर वाले आइटम को, मान लो चौथे पोजीशन तक आइटम आपने डाल दिया, तो सबसे पहले फोर्थ पोजीशन के आइटम को डिलीट करोगे, तब आप थर्ड को करोगे, तब आप टू को करोगे, तब आप वन को करोगे, है ना। इस तरीके से आपको आइटम करना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो चलो अगर आपको समझ में आ रही है तो क्या कहते हैं अपन कि स्टैक में जो डेटा स्ट्रक्चर है ये लिफो ऑर्डर को सपोर्ट करता है, मतलब जो लास्ट में आप डालते हैं उसी को फर्स्ट में आप निकालते हैं, इसीलिए स्टैक के ऑपरेशन को लिफो भी कहा जाता है। कल आपको मैंने बता दिया था कि जो आइटम स्टैक में आप डालते हो तो इस ऑपरेशन का नाम है पुश, और जब आप आइटम स्टैक से निकालते हो तो इस ऑपरेशन का नाम है पॉप, ठीक है। तो अब इन सबको, अब इसमें एक और बात मैंने बोला था कि अगर आपका कंटेनर भरा हुआ हो तो आप आइटम कैसे डालोगे, तो आप कहोगे मैम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि मेरा पूरा कंटेनर भरा हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है, स्टैक में भी अगर आपका पूरा एरे फुल है तो आप आइटम नहीं डाल पाओगे और उसको कहा जाता है स्टैक ओवरफ्लो। समझ गए आप मेरी बात। उसी तरीके से अगर आपका पूरा आपके एरे में, आपके कंटेनर में कोई आइटम ही नहीं है तो आप कैसे डिलीट करोगे, तो आप कहोगे मैम डिलीट नहीं करेंगे, तो उसी को आपने पढ़ा कि ये अंडरफ्लो कंडीशन कहलाता है, ठीक है। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अब चलते हैं हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे अपन। तो मैंने बोला था कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको मैं C++ में बताऊंगी, ठीक। C++ में क्या करना होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, और ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हो, तो जैसे देखो यहाँ स्टैक है, तो स्टैक में आपको क्या चाहिए, एक तो कंटेनर चाहिए, उसके ऊपर से आपको एक टॉप चाहिए, इंडेक्स जो हमेशा ये याद रखेगा कि आप कंटेनर में किस पोजीशन पर हो, है ना। तो इसीलिए आप यहाँ एक टॉप इंटीजर वेरिएबल बना लिए और एक एरे बना लिए, उसका नाम मैंने आइटम दे दिया है और स्टैक साइज को यहाँ 100 डिफाइन कर दिया। वेरी सिंपल कोड, राइट। अब यहाँ कुछ भी अगर एक्सेस स्पेसिफायर आपने नहीं दिया है तो ये क्या है, ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अब देखिए मैंने C++ की सब बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कई सारे वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ बता देती हूँ कि ये जो प्राइवेट मेंबर होता है इसको सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास का फंक्शन एक्सेस करेगा। जैसे इस क्लास का फंक्शन आपका क्या है, इस क्लास का फंक्शन आपका स्टैक है, इस क्लास का फंक्शन आपका पुश है, इसका फंक्शन आपका पॉप है। तो यही तीन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके इस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं या प्राइवेट डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बाकी कहीं से कॉल नहीं होगा। तो आप कहोगे मैम बाकी कहीं क्या है, तो बाकी कहीं माय डियर ये होता है
कि यहाँ पर जो आपका स्टैक है ये आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसके बाहर जो कुछ भी है वो सब बाकी है, ठीक ना। अब बाहर में मेन फंक्शन है या कोई और क्लास है आपका बना हुआ, तो वो दूसरा क्लास या मेन फंक्शन से आपका प्राइवेट मेंबर कभी भी एक्सेस नहीं होगा। समझ गए आप? चलिए, अब इतनी बात जब समझ गए तो फटाफट इसमें एक और कॉन्सेप्ट है आपका स्टैक। देखिए कल बताया था मैंने कि अगर ये जो क्लास बना हुआ है आपका, ठीक, उसी नाम का आप फंक्शन बनाते हैं तो दिस इज वेरी स्पेशल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ये क्या कहता है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। और ये इनिशियलाइज किससे कर दिया आपने इसमें, टॉप को -1 से। टॉप -1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहोगे मैम -1 इंडेक्स तो कभी एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब इंडेक्स -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एरे में अभी कोई आइटम ही नहीं है, ठीक ना। तो अभी एरे में शुरू में जब स्टैक को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो सब खाली है, तो टॉप को -1 से कर दिया। खास बात क्या होता है इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए कि इसका नाम हमेशा क्या होता है, स्टैक होता है, और ये पब्लिक ही रहता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आप मेन से क्रिएट करते हो तो ये मेन से कॉल होता है, तो इसको पब्लिक होना जरूरी है, ये आपके नॉलेज के लिए, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग पुश फंक्शन और पॉप फंक्शन पर। तो देखिए स्टैक में डाटा इंटर कैसे कीजिएगा। तो आप कहिएगा कि मैम हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहले डायग्राम को समझे तो प्रोग्राम समझने में मजा आएगा। देखिए ये मान लीजिए आपका डायग्राम है, ठीक है। आप इसको मान लीजिए कि अभी टॉप में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये 30, 40, 30 और 20 कुछ भी नहीं है, सब खाली है, ठीक है। जब आप मेंबर, देखिए ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप कहेंगे मैम क्लास का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। तो देखिए मैंने मेन में क्या किया है, क्लास का नाम लिख दिया स्टैक, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा आपके कंप्यूटर में, मेमोरी में कैसा तस्वीर बनेगा, तो कुछ इस तरीके का एक तस्वीर बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इतना मेमोरी लोकेट होगा। एक टॉप के लिए इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेट होगा, हालांकि ये वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस समय कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर टॉप को किससे इनिशियलाइज किया है, -1 से। तो एट दैट टाइम ये वैल्यू क्या रहेगा, -1 एट वेरी बिगनिंग, ठीक है। और ये जो आइटम एरे है इसके लिए भी 100 एलिमेंट के लिए मेमोरी लोकेट हो जाएगा, और ये पूरे एरिया का नाम एस होगा। और इसमें जब लोकेट होगा तो ये 20 और 30 जैसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, सब एम्प्टी होगा। टॉप भी क्या होगा, -1 होगा, यानी इसमें इस आइटम में कहीं ये पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम में आप क्या एज्यूम कर लिए कि ये 20, 30 नहीं लिखा हुआ है, और ये टॉप यहाँ नहीं है, टॉप -1 पर है, यानी कि स्टैक आइटम के किसी भी आइटम को ये पॉइंट नहीं कर रहा है। समझ गए आप? तो देखिए अब करना क्या होगा, अगर आपको पहले क्या करना है, आइटम को इंसर्ट करना है स्टैक में, ठीक। तो आप क्या करिएगा, आइटम को इंसर्ट करने के लिए टॉप को आप पॉइंट करेंगे। तो अभी तो ये -1 में है, तो आप कहेंगे मैम सबसे पहले तो हमको टॉप को बढ़ाना होगा। तो मैं आपको आपकी बात से सहमत हो गई। टॉप को अगर आप बढ़ाएंगे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, -1 + 1, है ना। क्योंकि पहले से टॉप में वैल्यू क्या है आपका, -1, उसमें +1 आप जब जोड़ेंगे तो वो इंडेक्स क्या आ जाएगा, 0। -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो आप पहल किसमें डालेंगे, 0th इंडेक्स पर आपको आइटम डालना है, ठीक है। तो 0 पोजीशन पर जब आप आइटम डालेंगे तो पहले तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपको इंडेक्स का वैल्यू बढ़ाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए आप सेकंड स्टेप में आइटम को उसमें डालेंगे। अब आपको मैं फिर से समझाती हूँ, देखिए बात को समझ लीजिए, मैं दोहरा रही हूँ अपनी बात को, ठीक। कि जब जब आपको आइटम इंसर्ट करना है स्टैक में, तब तब आप लोग क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि मैम सबसे पहले तो हम स्टैक के टॉप पॉइंटर को 1 से बढ़ा देंगे, उसके बाद उस बढ़े हुए पोजीशन पर आइटम को असाइन कर देंगे। तो देखिए यही काम हमने इंसर्ट फंक्शन में किया। आपको कुछ भी रटने फटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या बना हुआ है, पुश फंक्शन। पुश फंक्शन में ये आइटम हमने रिसीव करवाया है, ये वो आइटम है जिसको हम स्टैक में क्या करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैक में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ा कि आपको स्टैक में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक वेरिएबल को रिसीव किया आपने n, ठीक है। तो इसमें आपने जो भी वैल्यू इंसर्ट करना है उसको रिसीव किया। अब हम इसको डालने से पहले क्या करेंगे, तो आइटम में ये ++ टॉप हमने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप को 1 से पहले बढ़ा दिया जाएगा, प्री ऑपरेटर है ना। देखिए
सी का जो ऑपरेटर का वीडियो हमने बनाया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हर लैंग्वेज में वो बेसिक ऑपरेटर है, वो सारा लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो प्री और पोस्ट पर अलग से हमने सी के प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है, जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्री ऑपरेटर का मतलब क्या है कि पहले टॉप को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। तो चलिए पहले -1 था, अब +1 कर दिए, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका 0। अब क्या करो कि आइटम के 0 पोजीशन पर जो भी वैल्यू n का लेके आ रहा है, सपोज 20 लेके आ रहा है, तो ये 0 पोजीशन पर क्या करेगा 20 को असाइन कर देगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। और उसके बाद ये तो सिंपली डेकोरेट किया है हमने कि भाई ये 20 इंसर्ट हुआ है, तो ये लिख देगा 20 पुश्ड इनटू 20 आइटम पुश्ड इनटू स्टैक। क्लियर हो गया ना। तो ये बात है। अब आप कहेंगे कि मैम ये सब क्यों लिखा है आपने, तो ये सब हमने इसलिए लिखा है, 1 बाय 1 आराम से प्यार से समझिए कि आपको मैंने कहा था जब जब आइटम स्टैक में इंसर्ट होगा तब तब आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कहीं स्टैक फुल तो नहीं है। अगर आपका पहले से ही स्टैक भरा हुआ है तो आप आइटम कैसे डालिएगा, नहीं डाल पाइएगा ना। तो इसके लिए आप जैसे ही फंक्शन में आते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करिएगा कि कहीं टॉप का वैल्यू स्टैक साइज से ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर उससे ज्यादा बड़ा या बराबर है इसका मतलब आपको स्टैक में आइटम इंसर्ट नहीं किया जा सकता है आपका, ठीक। तो वो कैसे करिएगा, तो देखिए आपने कंडीशन लिखा है इफ टॉप, अभी टॉप क्या है 0 है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैक साइज -1। स्टैक साइज को हम शुरू में क्या मान लिया है 100, कि 100 आइटम से आपका स्टैक ज्यादा आइटम इंसर्ट नहीं कर सकता, ठीक। तो यहाँ 100 - 1 क्या हो गया 99। 99 क्यों लिमिट दिया, क्योंकि आपको मालूम है एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, तो इसका मैक्सिमम 100 एलिमेंट के लिए इंडेक्स कहाँ तक जाएगा 99। दैट इज वाई यहाँ इक्वल टू आपको दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो गया कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 अगर है, जो कि अभी नहीं है, 0 कभी भी 99 से बड़ा नहीं है। तो 0 अगर 99 से बड़ा नहीं है आपका, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, मैम क्या प्लेलिस्ट बोलते रहती हैं, पढ़ाई अभी कर रहे हैं तो कैसे समझ आएगा, एक बार समझ के समझा के चलिए, वैसे समझ नहीं आता है। राहुल प्लेलिस्ट मैं बोलती हूँ, तो मैंने बताया तो ओ माय डियर, प्लेलिस्ट मैं बोलती हूँ कि उसको एक बार देख लो अगर आइडिया नहीं है, क्योंकि जब मैं क्लास ले रही होती हूँ तो इस वक्त किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिमिट टाइम में मैं बता सकती हूँ, है ना। अभी मुझे स्टैक पढ़ाना है तो मैं स्टैक के बारे में बताऊंगी, ना कि ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी, समझ रहे हो। लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि प्लस प्लस ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है कि टॉप का जो वैल्यू है उसको 1 से आप इंक्रीमेंट करते हो, और ये प्री है, प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्री ऑपरेटर है। तो आपको पहले क्या करना पड़ता है कि 1 से आप इंक्रीमेंट करते हो, ठीक है ना, तब जा करके इसमें ये अगला काम मतलब असाइन होने का होता है। तो दिस इज द टास्क ऑफ दिस ऑपरेटर। देखो मैं बच्चे, ऐसा है ना कि आप लोग सोचोगे कि आधा घंटा और 1 घंटे और 10 मिनट के लेक्चर में मैं टीचर से हर चीज ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है ना, आपको मेहनत करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने सी को अच्छा से नहीं पढ़ा है तो यू आर लॉसिंग योर कॉन्सेप्ट ना, आप कुछ खो रहे हो, तो आपको वो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार जाके चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लो, और अगर बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जानने की मर्जी है तो जो बात मैं बोल रही हूँ ये सुन लो कि भाई ये टॉप को इसका काम है ऑपरेटर को कि 1 से बढ़ा देना और फिर उसमें ये वैल्यू को असाइन करना, समझ गए। तो टॉप का जब इंक्रीमेंट होगा तो उसमें एन हो गया, आपने मुझे कहाँ भटका दिया, मैं यहाँ थी, है ना, कि भाई जब जब हम आइटम को इंसर्ट करेंगे स्टैक में तो उससे पहले चेक करेंगे कि आइटम स्टैक में साइज है खाली की नहीं, जगह है खाली की नहीं। तो वो चेक कैसे करोगे, तो वो चेक करोगे आप एरे के इंडेक्स से, कि इंडेक्स अगर मेरा 99 रीच कर गया है तो अब उसके आगे नहीं आइटम इंसर्ट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला है कि स्टैक में 100 एलिमेंट ही मैक्स टू मैक्स स्टोर होगा। क्यों ये 100 ही होगा, क्योंकि यहाँ डिफाइन आपने स्टैक के साइज को 100 कर दिया है। अगर आप बच्चे यहाँ 200 कर दोगे तो स्टैक का साइज 200 हो जाएगा, 300 कर दोगे तो 300 हो जाएगा। लेकिन अगर 100 आइटम डालने हैं तो इंडेक्स का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, टिल 99 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि सी में जो इंडेक्स शुरू होता है वो 0 से ही शुरू होता है, समझ रहे हो। तो 0 से शुरू होने के वजह से क्या होगा, निखत परवीन का मैसेज है कि मैम स्टैक के साइज को 100 लिए हैं, क्या इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या अरे कर सकते हैं, यही तो मैं बता रही हूँ
कि ये साइज आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। ये साइज आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 200, 500, व्हाटएवर यू वांट, ओके। लेकिन आप जो करोगे उतना ही साइज, उतना ही मैक्सिमम आपका स्टोर होगा, क्लियर। तो अब देखो ये चेक करेगा कहीं 100 लिमिट पार तो नहीं कर रहा है, 99 टच तो नहीं कर गया, 99 अगर हो गया तो उसके आगे आइटम इंसर्ट नहीं होगा। तो ये कैसे रोकोगे, तो इसको रोकने के लिए ही आप जैसे ही पुश फंक्शन में आप आए तो पहले इफ कंडीशन चलाए कि इफ टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैक साइज -1, अगर ये टॉप की वैल्यू स्टैक साइज से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज आप क्या दे दोगे, स्टैक ओवरफ्लो, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, आपका आइटम इंसर्ट नहीं हुआ। फॉल्स मतलब आइटम इंसर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो अभी मेरा केस है, अभी मेरा केस क्या है कि टॉप की वैल्यू क्या है, 0, और 0 कभी भी 99 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो आपको मालूम है कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो आप किस ब्लॉक में जाते हो, एल्स ब्लॉक में जाते हो। और एल्स ब्लॉक की बात तो मैंने आपको समझा ही दिया कि आइटम एरे का नाम है, ये स्टैक के अंदर का एरे का नाम है, ठीक है ना। इसमें आप पहले क्या किए, टॉप को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और उसमें एन को असाइन कर दिया, और इसके बाद रिटर्न आपका ट्रू हो गया। अब चले आप आए इस डायग्राम में, ठीक है, इसको समझते हैं प्यार से हम लोग। आपने पहले इंसर्ट किया क्या, 10, 20, चलो 20 इंसर्ट किया, तो 20 इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, पहले तो टॉप का वैल्यू क्या था, -1। मैंने क्या बोला, जब स्टैक का इनिशियलाइजेशन हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उस समय टॉप का वैल्यू क्या है, -1 है। अब आपने क्या किया, -1 में +1 कर दिया, ठीक, तो वो क्या वैल्यू हो गया, 0। तो जब 0 हो गया तो ये टॉप अब किसको पॉइंट करेगा, 0 इंडेक्स पर, ठीक है। अब उसमें n असाइन किया, मतलब क्या असाइन किया, 20। शुरू में 20 लेके अगर आप जा रहे हो तो ये वैल्यू क्या असाइन हो गया, 20। अब चलो फिर से दूसरा फंक्शन पुश फंक्शन फिर कॉल कर दिया। देखो कैसे फंक्शन कॉल किया जाता है, तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे और पुश लिखोगे और 20 पास किए। ये 20 कौन रिसीव करेगा, तो दिस 20 विल रिसीव दिस n, कहाँ गया n आपका, ये पुश फंक्शन में n रिसीव करेगा, और यही n में जो वैल्यू है वो क्या है, 20, और 20 टॉप में असाइन हो गया, मतलब आइटम में असाइन हो गया। अब आपने फिर से फंक्शन कॉल किया s.push, तो सेम फंक्शन फिर कॉल होगा, सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगा, है ना। तो अब की बार n में जो वैल्यू है वो क्या आ गया, इस बार n में जो वैल्यू है वो 30 रिसीव किया यहाँ पर, है ना। ये जो वैल्यू रिसीव किया, क्या रिसीव किया, 30। तो फिर से ये क्या करेगा, टॉप प्लस प्लस करो, अभी टॉप क्या था आपका, 0, और जैसे ही ++1 किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 कितना हो गया, 1। तो अब टॉप जो है ये किसको इंडिकेट करेगा, 1th इंडेक्स को, और उसमें क्या वैल्यू असाइन होगा, 30, क्योंकि n में अभी आपने क्या पास किया है, 30 पास किया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये 30 जो है ये किसमें पुश हो गया, स्टैक में, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में क्या बार बार स्टोर हो रहा है कि पहले ये टॉप का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, फिर उसमें आइटम इनिशियलाइज करेंगे, फिर से अगर पुश फंक्शन कॉल किए तो फिर से टॉप का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, फिर उसमें आइटम इनिशियलाइज करेंगे, अब फिर से अगर पुश फंक्शन हमने कॉल किया तो अभी ये टॉप का वैल्यू 1 था, अब क्या हो गया 2, और उसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या चला गया, 40। अब आप कहोगे मैम हमको अभी और डालना है, तो कोई बात नहीं, फिर से पुश कॉल कर लीजिए, और उसमें टॉप का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, फिर उसमें जो आइटम डालिएगा वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा, फिर उसमें टॉप कॉल कीजिएगा, फिर से पुश फंक्शन कॉल कीजिएगा तो टॉप 3 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 4, और उसमें आइटम आप इंसर्ट कीजिए 50, व्हाटएवर जो भी आपको डालने की मर्जी है सो डालें। आप बच्चे कहोगे मैम 20, 30, 40 ही डालना है, नहीं, आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, है ना। अगर आपको स्टैक में इंटीजर के बजाय कैरेक्टर वैल्यू डालना है तो आप कैरेक्टर भी डाल सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जहां पर आपने स्टैक को, ये देखो ये जो आइटम एरे बनाए हो ये यहाँ इंटीजर टाइप बनाए हो, अब आपकी मर्जी है कि मैम मेरे को स्टैक में कैरेक्टर वैल्यू डालनी है, तो यहाँ इंटीजर के बजाय क्या लिख दोगे, कैरेक्टर डाल दोगे, तो सारा आइटम आपका स्टैक में किस टाइप का हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप, समझ गए। चलो तो अब मैं फिर से आपको समझाती हूँ, बड़े प्यार से ध्यान से फिर से समझो, जो कुछ भी बात मैंने बोला उसको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको स्टैक में आइटम डालना है, उस फंक्शन को कॉल करना है, तो सबसे पहले तो चेक करोगे कि टॉप का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू साइज तो नहीं है। अगर साइज मैक्सिमम साइज को रीच कर गया है तो यहीं से आप स्टैक ओवरफ्लो करके रिटर्न फॉल्स कर दोगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, एल्स पार्ट में आओगे और फिर इसमें क्या करोगे, प्लस प्लस टॉप करोगे, है ना। टॉप के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दोगे, जो भी पुराना वैल्यू है अब वो नए पोजीशन को पॉइंट करेगा, है ना। तभी जाकर के आइटम उसमें इंसर्ट करोगे।
तो यहाँ नए पोजीशन पर आपने क्या किया, n को असाइन कर दिया और फिर यहाँ मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई ये आइटम इनपुट, मतलब ये तो आप अपने समझने के लिए डाल रहे हो आउटपुट के लिए, अदरवाइज ये डालो ना डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात क्या है कि स्टैक में ये आइटम इंसर्ट होने चाहिए। और यहीं पर क्या हो गया, आपका रिटर्न ट्रू कर दिया कि भाई ठीक है ये आइटम मेरा स्टैक में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो समझ गए आप लोग मेरी बात? तो फिर से समझ लीजिए, अभी आपके लिए नया नया डाटा स्ट्रक्चर है, तो शुरुआती में थोड़ा मुश्किल लग सकता है आप बच्चों को, तो लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा हमारी तरह, ठीक है। तो पहले क्या लगेगा कि भाई जब हम पुश फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले स्टैक का साइज चेक करेंगे खाली है कि नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, ये कंडीशन डाल दिया, टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैक साइज -1। -1 यहाँ क्यों किया, क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू जो होता है स्टैक एरे का वो हमेशा 0 से शुरू होता है, ठीक। अगर ये है कंडीशन ट्रू है, यानी कि पूरा एरे का साइज भरा हुआ है, तो यहीं पर स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा और बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है तो हम एल्स पार्ट में आएंगे और क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे प्लस प्लस टॉप डालेंगे, मतलब कि टॉप में जो 0 पोजीशन है, जो भी इंडेक्स है उसको पहले 1 से बढ़ाएंगे ताकि आप जो है खाली जगह पर एरे में पहुंच जाए, है ना, 1 से ही बढ़ाना है। और उसमें क्या करेंगे, अपन आइटम को इंसर्ट कर देंगे, असाइन कर देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ स्टैक के फंक्शन में रिसीव किया गया है n, वो वैल्यू हम इसमें असाइन कर देंगे, तो आपका आइटम उसमें इंसर्ट हो गया, ठीक। एक बात और जो मैंने आपको कल भी बोला था, मैं आज भी दोहरा देती हूँ कि जब भी किसी क्लास के फंक्शन को, यहाँ ध्यान से समझ लो आप, क्लास के फंक्शन को आउटसाइड आप फंक्शन बनाना चाहते हो, क्लास में डिफाइन करना चाहते हो, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मदद लेना पड़ता है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लियर। कि ये जो पुश फंक्शन है, इसको तो सिर्फ आपने क्लास में डिक्लेयर कर दिया है, इसका डेफिनेशन तो चाहिए ना कि भाई ये फंक्शन काम कैसे करेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए ही तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप देते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास का ये फंक्शन होता है, और फिर ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं और तब फंक्शन का नाम लिखते हैं। यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, पुश। और अगर ये कोई पैरामीटर रिसीव करता है तो ये पैरामीटर आप इसको क्या करते हैं कि यहाँ डालते हैं। अब कुछ बच्चे अगर फंक्शन को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो मैं फिर से कहूंगी कि आप जाइए फंक्शन के प्लेलिस्ट में, सी के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर, और फंक्शन के भी वीडियो को पढ़िए। ये सारी चीजें सी में पढ़नी थी आपको, तो अगर आपने पढ़ भी लिया है दोबारा से पढ़ लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपने आप ऑलरेडी जानते हैं तो मैं जो बता रही हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपने उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली आपको एक और फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पॉप, है ना। पॉप का काम क्या होगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आइटम को रिट्रीव कर रहे हैं स्टैक से, ठीक है। तो आइटम को रिट्रीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पहले चेक करेंगे कहीं आइटम जो हम डिलीट करेंगे स्टैक में है या कि नहीं है। अगर स्टैक खाली है तो आप क्या डिलीट कीजिएगा, और स्टैक खाली कब रहेगा, जब उसका इंडेक्स 0 से छोटा रहेगा। 0 से छोटा का मतलब क्या है कि भाई 0 से छोटा है, आइए यहाँ फोटो पे, तो यहाँ देखिए 0 से छोटा है यानी कि टॉप इस स्टैक में कहीं पॉइंट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्टैक पूरा का पूरा आइटम अभी क्या है, खाली है। -1 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है अगर टॉप कहीं पॉइंट कर रहा है तो, है कि नहीं। यानी कि आपका पूरा का पूरा आइटम क्या है, खाली है। टॉप अगर -1 है तो स्टैक पूरा एम्प्टी है, ठीक है ना। तो यही चेक किया है कि अगर -1 है यानी 0 से छोटा है तो आपका पूरा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। और जब एम्प्टी है तो यहाँ मैसेज दे दीजिए कि स्टैक क्या हो रहा है, अंडरफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आपका कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि आपने आइटम स्टैक में डाल दिया है तो आपका ये क्या होगा, टॉप का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो टॉप का वैल्यू अगर कंडीशन ये फॉल्स हो गया, पॉजिटिव रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स रहेगा तो किस पार्ट में आप लोग आएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मैम अगर हमको डिलीट करना है तो उल्टा काम करना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले टॉप को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अगर ये टॉप 1 को पॉइंट कर रहा है तो अब ये टॉप किसको पॉइंट करना चाहिए, 0 को। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 30 एलिमेंट है अब वो स्टैक में एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि टॉप उसी को पॉइंट करता है जहां पर मैक्सिमम आपका एलिमेंट होता है ना। तो टॉप अगर 0 को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ये पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए वही प्री डिक्रीमेंट आपने किया है, देखिए यहाँ पोस्ट डिक्रीमेंट किया। पहले क्या किया आपने, जो टॉप पोजीशन पर आइटम है,
जैसे यहाँ पर आइटम अभी टॉप पोजीशन पर क्या है, अगर इस सिचुएशन की बात करें तो टॉप पोजीशन पर आइटम क्या है 30, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये 30 आइटम पहले किस में असाइन हो जाएगा, एन में, और यही वैल्यू रिटर्न होगा कि भाई 30 को हमने डिलीट कर दिया। और क्या कीजिएगा, टॉप को पहले ये जो भी टॉप का वैल्यू है वो क्या करेगा, ये इसमें असाइन कर देगा आइटम के टॉप पोजीशन पर, और दूसरा काम इसमें क्या करेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि असाइन करने के बाद टॉप को 1 से घटा दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या किया, एन में जो वैल्यू है, देखिए यहाँ क्या होगा कि 30 को पहले क्या किया गया, एन में असाइन किया गया, और उसके बाद टॉप को क्या किया गया, डिक्रीमेंट कर दिया गया, यानी कि टॉप जो है वो 0 पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने वाली वो क्या है कि स्टैक में ये जो टॉप है यही मेजर रोल प्ले कर रहा है, कि जब भी हमको आइटम इंसर्ट करना है तो हम इसी टॉप को 1 से बढ़ाएंगे और आइटम को इंसर्ट करेंगे, और अगर डिलीट करना है तो इसी टॉप से पहले असाइन कर लेंगे आइटम को और 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये कंट्रोल कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है कि जब भी आइटम इंसर्ट होगा तो हमेशा टॉप पर होगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि टॉप जब भी इंक्रीमेंट होगा तो आपने प्रोग्राम में कर दिया है प्लस ही होना है, और 1 से ही बढ़ेगा, यानी 1 पर है तो 2 में डाटा इंसर्ट होगा, 2 पर है तो 3 में डाटा इंसर्ट होगा, 3 पर है टॉप तो 4 पर डाटा इंसर्ट होगा। आपकी मनमर्जी यहाँ एरे की तरह नहीं चलेगी कि जब मन किया तो 4 पर डाल दिया, जब मन किया तो 1 पर डाल दिया, जब मन किया तो 6 पर डाल दिया। इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ स्टैक। और ये कंट्रोल कौन कर रहा है, तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय टॉप इंडेक्स। टॉप का बहुत मेजर रोल है, और ये टॉप इंक्रीमेंट होगा जब आपका आइटम क्या होगा, पुश होगा, और इंक्रीमेंट हमेशा कितना से होगा, 1 से, और टॉप डिक्रीमेंट होगा जब आपका आइटम क्या होगा, पॉप होगा, यानी आइटम निकाल रहे हैं तो डिक्रीमेंट हमेशा कितना होगा, 1 से। तो आप देख रहे हैं कि जो भी होगा, चाहे वो आइटम डालने का काम हो चाहे निकालने का काम हो, जब भी होगा तो टॉप पर ही होगा, है ना। और टॉप सबसे आखिरी एलिमेंट को पॉइंट करता है एरे स्टैक में, है ना, एरे में। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यही सब कहानी था आपके इस प्रोग्राम का, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया। ये देखिए बहुत सिंपल आपका जो है, इसको प्लीज कॉपी पर आप लोग लिखेंगे। देखिए आप सोचेंगे कि मैम ने एकदम से ऐसे समझाया और पूरा मेरे दिमाग में सेट हो गया, तो ऐसा नहीं होता बच्चे। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जैसे पॉप लिखा हुआ है तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग कि भाई अच्छा मैम ने बोला था कि ये रिटर्न टाइप है, ये क्लास का नाम है, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन किस क्लास का है, स्टैक क्लास का है, ये फंक्शन कैसा डाटा रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं ना। सबसे पहले ये चेक हो रहा है कि भाई स्टैक मेरा इम्पटी तो नहीं है। अगर स्टैक मेरा इम्पटी है तो टॉप से वैल्यू 0 से कम होगा, तो यहीं से हम रिटर्न 0 कर देंगे। ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएंगे और आइटम को हम पहले क्या करेंगे, एन में असाइन करेंगे और टॉप को 1 से घटा देंगे और फिर रिटर्न एन कर देंगे। तो ये पार्ट हो गया किसका, पॉप का। इसको कॉपी पर आप लोग लिखिए और फिर समझिए। अगर दिक्कत हो कुछ भी समझने में तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अभी भी आप मैसेज कर सकते हैं जो बच्चे मेरे साथ हैं कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर मेन में आपका क्या हो गया, तो क्लियर हो गया कि पहले ऑब्जेक्ट बना और फिर पुश हुआ 3 आइटम पुश किए और फिर पॉप कर लिया। आप चाहें तो इसी तरह 5 आइटम पुश करना है तो 5 बारी पुश फंक्शन कॉल कीजिए, 10 आइटम पुश करना है तो 10 बारी पुश फंक्शन कॉल कीजिए अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका। अच्छा एक आखिरी बात मैं जाते जाते बताना चाहती हूँ कि जब जब आपको आइटम यहाँ पर इंसर्ट करना है तब तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन इसका मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्या, इंसर्ट करने के लिए, है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मेन रोल इस एक लाइन के स्टेटमेंट का है। जब जब पॉप हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन आपका पॉप कर रहा है। तो एक सिंगल लाइन से आपका पुश हो रहा है, एक सिंगल लाइन से आपका पॉप हो रहा है। और आपको पता है कि एक सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करने में हम लोग एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी में क्या पढ़े हैं कि सिंगल यूनिट टाइम लगेगा, है ना। तो इसका जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, सिंगल यूनिट टाइम, कांस्टेंट टाइम है, यानी बीगो 1 होगा, है ना। न इससे कम लगेगा न इससे ज्यादा लगेगा। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका समझ में आ गया कि भाई ये मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हमेशा बीगो एक आइटम के लिए एक ही यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हर एक आइटम के लिए यूनिट टाइम इसमें लगेगा। तो उसको आप रिप्रेजेंट बीगो 1 से करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पुश एंड पॉप फंक्शन ऑपरेशन ऑफ स्टैक इज बीगो 1। तो देखिए ये पूरा जो है स्क्रीन पर मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ आपके पूरे सी प्रोग्राम को। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्लास का डेफिनेशन यहाँ समाप्त हुआ,
फिर ये स्टैक फंक्शन आपका पुश कॉल हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, फिर यहाँ पॉप इम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे मेन को शुरू किया, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, फिर इसमें इस तरह से किया। तो आप प्लीज कॉपी पर इसको लिखें, इसको समझें, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को आज समाप्त करती हूँ। फिर अगले लेक्चर में मैं आपसे तुरंत मिलूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर मत करना भूलिएगा। यूट्यूब पर देखिएगा तो इसको आप कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल नहीं किए हैं तो, है ना। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय, ओके।